गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत फिर विद्यालय के रास्ते से कर रहा हूँ और चलते हैं फिर विद्यालय की ओर। मैं आज का मौसम आपको, कल शाम को आंधी तूफान और हल्की बारिश भी हुई है और कल की बारिश के कारण थोड़ा सा ठंड हो गई है, नहीं तो बीच में दिन में तो बहुत गर्मी होने बैठ गई थी। और देखिए आज का मौसम दिखाता हूँ आपको। इसके बाद फिर अभी मौसम साफ हो गया है और पूरा धूप खिल चुकी है और मौसम भी आज ठीक है, थोड़ा ठीक है। अभी ठंडक थोड़ा हो गई है, नहीं तो फिर आज फरवरी का महीना अभी है तो, और फरवरी के महीने से इतनी गर्मी होने लग जाए तो वो बड़ी दिक्कत है, क्यों प्रकृति को भी दिक्कत है और जीव जंतुओं आज इंसानों के लिए भी, सभी के लिए दिक्कतें हैं ना। तो इसलिए थोड़ा मौसम में अभी ठंडक बनी रहनी चाहिए। और इससे ये खेतों में जो गेहूँ बोए थे आज वो थोड़ा हरे हरे बढ़िया दिखने लग गए, लेकिन बीच में तो बिल्कुल गेहूँ सूख गए थे। और आज कल की बारिश के कारण थोड़ा सा इन पर जान आ गई है। और अब देखते हैं, मौसम तो वैसा साफ हो गया है, तो चलो इतनी बारिश होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि इस बार बारिश भी बहुत कम हुई, ना तो ज़्यादा बर्फबारी हुई। तो चलो ठीक है, मौसम में परिवर्तन भी हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि गुड मॉर्निंग। तो ये बच्चे गए थे कहाँ गए थे? राजीव गांधी का पेपर देने के लिए ना, नवोदय का। तो इन्होंने जो है कि नवोदय का पेपर कैसे किया है, और आज मैं इनको कुछ क्वेश्चन क्या है सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि इनको बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय में भी क्या आएगा, काम आएगा आपको, ठीक है ना। तो एक प्रश्न आया था कि एक संख्या में 6 से भाग देने पर भागफल 7 आता है और शेष 3 आता है, तो वो संख्या क्या होगी? क्या किया आप लोगों ने? 45 सही किया है। तो क्या किया है, इसको हम सिंपली ऐसे करते हैं, 6 × 7 6 7 42 प्लस उसमें 3 जोड़ दे दो, शेष आ रखा है, ठीक है ना। तो उसका उत्तर क्या होगा? 45। तो उसका आंसर क्या है? 45 सही है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, 1 रुपए और 25 पैसे का अनुपात क्या होगा? क्या है? 1 रुपए और 25 पैसे का अनुपात क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले रुपए को किस में चेंज करेंगे? पैसों में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ 25 पैसे दे रखा है, उसने क्या देखा है? 25 पैसे दे रखा है। तो 1 रुपए को पहले हम किस में करेंगे? 25 पैसों में क्या करेंगे? पैसों में क्या करेंगे? चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो हमको पता है कि 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं? कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो हम सीधा कर देंगे 100 अनुपात 25, क्योंकि 1 रुपए, ये 100 को हमने क्या मान दिया? 1 रुपए मान दिया। क्या मान दिया? 1 रुपए, ठीक है ना। तो 100 अनुपात 25 बराबर 100/25। अब इसको डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25, 25 चको 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4/1। ठीक है, सही किया है ये? क्या है? फिर और दूसरा क्वेश्चन था, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल है। क्या कह रहे हो? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये भी पढ़ा रखा था मैंने, है ना। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 10 है। क्या है? इसको ऐसे लिखेंगे हम पहले कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। क्या है? 999। तो इन दोनों का गुणनफल मीन्स क्या होता है? इन दोनों का क्या करना हमने? गुणा करना है। और गुणा करने का सरल तरीका मैंने बताया भी था कि जैसे 10 है, 999 से करना है, ठीक है ना। तो अब मैंने बताया था, एक ट्रिक बताया थी कि 999 एकम 999, ठीक है। और कितने जीरो है पीछे से? 1 जीरो, तो उसके पीछे 1 जीरो लगा देते, कितना है हमारा? 9990। 9990, तो इसका ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर और एक क्वेश्चन था कि 28,307 में 8 के स्थानीय मान एवं प्रत्यक्ष मान का योग है। ये क्वेश्चन ही मैंने बताया था जब मैंने स्थानीय मान आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। स्थानीय मान क्या होता है कि वो संख्या, जो संख्या जिस स्थान पे है वो उसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। और जातीय मान और प्रत्यक्ष मान एक ही होता है। प्रत्यक्ष मान को हम क्या कहते हैं? जातीय मान भी कहते हैं। तो जातीय मान या प्रत्यक्ष
संख्या का वही होता है जो वो संख्या है, ठीक है ना। तो स्थानीय मान में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब 8 का निकाल, तो 8 किस स्थान पे है, 1000वें स्थान पे, किस स्थान पे है, 1000वें। तो क्या करेंगे हम 8 को लेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे जैसे मैंने बताया था आपको, 8 गुणा किया 1000 बराबर 8000, ठीक है ना। और इसका जो क्या है प्रत्यक्ष मान, या इसको हम क्या कहते हैं, जातीय मान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जातीय मान भी कहते हैं, है ना। तो इसका जातीय मान क्या होगा, 8 ही होगा। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8008। तो उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और आया था, 3 सही 2/5 गुणा गया 5 सही 5/6 गुणा गया 6/17 का सरलतम मान होगा, ये मैंने बताया था, है ना। तो इसमें क्या करना था, 5 का गुणा 3, हर का गुणा किससे करना, जो पूर्ण संख्या है उससे करना है, और जितना आएगा उसमें अंश जोड़ देना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 2 17 बटे कितना हो जाएगा 5 गुणा गया, फिर क्या हो गया 6 पंजे 30 35 बटे 6। फिर अब ये तो पूरी भिन्नी है, तो इसको हम ऐसे उतारेंगे 6/17। अब क्या करेंगे, इसमें क्या होता है गुणा करने में, अगर यहाँ पर प्लस या माइनस का निशान होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, फिर एलसीएम निकालना पड़ता है, लॉस और निकालना पड़ता है, तब जाके हम इसको हल करते हैं। लेकिन गुणा में क्या होता है कि हमको ये देखना है कि किसके हर से किसका अंश कट रहा है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि 5 से 35 कट रहा है, 5 बटा 35, 6 कम 6 और 17 कम 17, तो कितना बचा हमारे पास 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर काटो। दूसरा क्वेश्चन फिर एक इसमें था कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, कितना है 5 संख्याओं का औसत कितना है 20 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का योग 81 है तो 5वीं संख्या क्या होगी, ये औसत वाला भी बताया था मैंने, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम ये लिखेंगे इसमें कि 5 संख्याओं का औसत कितना देर का होता है 20 देर का, कितना देर का है 20 देर का, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 संख्याओं का योग, अब मैंने बताया था कि संख्या हमारे पास कितनी है 5, कितनी है 5, और उनका योग कितना है, उनका औसत कितना है 20 है। तो 20 गुणा गया 5 बराबर कितना है 100। ये तो हमको पता चल गया कि 5 संख्याओं का जो योग है हमारे पास कितना है 100 हो गया। अब वो कह रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत उसने हमको दे रखा कि 81 है, कितना है 81 है, कितना है 81 है। तो अब हमें यहाँ पे हमको निकालना सरल हो जाएगा, हम सीधा लिखेंगे कि 5वीं संख्या क्या होगी, तो क्या लिखेंगे 100 बराबर 19, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि किसी पुस्तक का मूल्य ₹75 है, उस पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है 75 रुपए है, यह 20% छूट पर बेची जा रही है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा, कितने परसेंट छूट दे रहा हो 20% छूट दे रहा हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है 75 रुपए, उस किताब पे कितना रुपए लिखा है 75 रुपए लिखा है, ठीक है। पुस्तक पर छूट, उसने छूट दी उस पुस्तक को बेचने, उस किताब को बेचने छूट दी उसने कितना 20%। तो इसका सूत्र बताया था मैंने, फॉर्मूला कि पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कोष्टक 100 ऋण छूट % बटे 100, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो हमको पता है कि क्रय मूल्य कितना है 75 रुपए है, विक्रय मूल्य उसका पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है 75 रुपए है, 100 माइनस छूट दे रहा तो माइनस होगा, क्या है छूट दे रहा तो क्या होगा ऋण आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, और कितना परसेंट 20% बटे 100। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जब ये पहले हम ये कोष्टक को हल करेंगे, कोष्टक खोलने के लिए क्या करेंगे हम इसको ये अंदर वाला पहले हल कर देंगे, तो 100 में से 20 गया कितना 80। अब जब ये कोष्टक हटेगा तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाएगा, कितना गुणा लग जाएगा गुणा का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना। तो 75 गुणा किया 80 बटे 100। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, पहले कितना है 6000 बटे 100, अभी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना बचा 60 रुपए। ये तो लंबी प्रोसेस होगी, अगर आप ऐसे पेपरों में जाते हैं, ऐसे नवोदय विद्यालय किसी कंपटीशन के पेपर में, आप वहाँ पर ट्रिक बताऊँ से, तो इसका एक सरल तरीका ही आता, इतना लंबा ना जाके आप फट इसको ऐसे ही कर सकते। कैसे कर सकते हैं, आपको पहले क्या करना था 75 का 20% निकालना था, तो 75 गुणा किया 20 बटे 100, ठीक है ना। तो
पहले इसको 75 और 100 किससे करता है? 25 से करता है। 25 दिया 75, 25 चको 100। अब फिर 4 से 20 कटेगा, 4 पंजे 20, तो 5 दिया 15। तो हमको ये पता चल गया कि उसने उस किताब पर कितना छूट दिया? 15 रुपए छूट दी। कितने रुपए छूट दी? 15 रुपए। और उसका अंकित मूल्य कितना था? 75 रुपए। तो हम क्या करेंगे? 75 में से 15 घटा देंगे तो कितना आएगा? 60। तो यहाँ भी वैसे आया था 60, यहाँ भी 60। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी इसको फट हल कर सकते हैं। ठीक है। ₹56,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ये वैसे नहीं, मैंने तुमको बताया था कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। समझिए, साधारण ब्याज का सूत्र क्या था? मूलधन गुणा गया समय गुणा गया दर बटे 100। समझिए। अब हम इसको समझने के लिए लिख देंगे अलग अलग। अब हमको मूलधन क्या है? ये लिखा मैंने, मूलधन है 56,000 रुपए। समय कितना देर का उसने? 3 वर्ष देर का है। और दर कितनी देर की है? 4%। ठीक है। अब इनको हम इस वाले सूत्र में लिखेंगे कि मूलधन, अब मूलधन की जगह पे मूलधन लिखेंगे 56,000। ठीक है ना। समय कितना था? 3 वर्ष गुणा गया समय गुणा गया दर बटे 100। अब हमने यहाँ पे अलग मूलधन था 56,000 रुपए। ठीक है ना। समय कितना था? 3 वर्ष और दर कितना था? 4%। अब इस मान को हम इस सूत्र में रखेंगे। ठीक है ना। तो मूलधन कितना हो गया? 56,000, समय 3 वर्ष और दर कितनी? 4/100। अब क्या करेंगे? यहाँ पे इस 2 शून्य से ये 2 ऊपर के शून्य कट गए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा? 560 गुणा गया 3 गुणा गया 4। अब 3 चको 12, 560 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6,720 रुपए। जी हमारा उत्तर इसका ब्याज इतना निकलेगा। साधारण ब्याज कितना निकलेगा? 6,720 इसका साधारण ब्याज निकल गया। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है तो इसमें, यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाता है तो भागफल होगा। ये तो कितना सरल क्वेश्चन है भाई। किसी संख्या का उसी संख्या से भाग दें तो कितनी बार जाएगा भाग? 1 बार जाएगा। किसी भी संख्या कह देंगे, चाहे 5 का भाग 5 में देगा 5 से कम 5, 3 का भाग 3 में देगा 3 से कम 3, है ना। तो उसका आंसर क्या है? 1। ठीक है। एक प्रश्न होता है, निम्न में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती है? स्वयं से भाग जाता और किसी संख्या से उन संख्याओं में भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इसमें क्या हो गया? अब जुड़वा कह रहा हूँ तो यहाँ पे तो 4 ऑप्शन है। तो 3 11 में तो बहुत अंतर है। 3 और 11 में क्या अंतर ज्यादा है? कितना अंतर? 8 का अंतर है। ठीक है। 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है बीच में। इसमें हम कैसे देखेंगे इसको? हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि उसके बीच का अंतर देखना है कि इसमें कितना अंतर है। जिसमें सबसे कम अंतर होगा जिन 2 संख्याओं में, अभाज्य संख्याओं में, वो उत्तर उसका सही होगा। तो 5 और 7, उसमें क्या था? 5 और 7। ठीक है। 3 और 11 में ज्यादा था। और दूसरा ऑप्शन क्या था इसमें? एक है 5 और 17। अब 5 और 17 में भी बहुत अंतर है। 3 और 7 में भी बहुत अंतर है। तो 7 और 5 में सिर्फ 2 का अंतर बीच में। तो 5 और 7 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन ऐसे वाले प्रश्नों को कैसे करना है? ऐसे वाले प्रश्नों को कैसे करना है कि जिस उसके बीच में हमको देखना है कि कितने का अंतर है। कितने का अंतर है? ज्यादा का अंतर जिसमें होगा वो नहीं, कम देखते रहना, ज्यादा कम 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 कम, जिसमें सबसे कम अंतर होगा वो सही हो जाएगा।